हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहाड़ी टॉक। तो आज पहाड़ी टॉक में हम जिस विषय पर बात करने वाले वो है पलायन। तो पलायन जो है पहाड़ों की बहुत गंभीर समस्या बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पलायन की समस्या जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इस वजह से हमारे गाँव के लोग शहरों की तरफ बड़ी तेजी से पलायन कर रहे हैं। तो आखिर पलायन की क्या वजह है, तो इन वजहों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्लॉक ताड़ेखेत के लोकप्रिय प्रधान और ग्राम सभा झलोड़ी के वर्तमान प्रधान जी राजेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर कैसे हैं आप। बस बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाइए सर। सर बढ़िया है हम भी। अच्छा, तो आपको सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी का आपको भी धन्यवाद। और क्योंकि गांव के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है, तब आपको हमने सेकेंड टाइम बुलाया यहाँ पे ताकि हम उन मुद्दों को गहराई से जाने। आखिर पलायन क्यों हो रहा है उसके बारे में समझे आपसे, क्योंकि आप गाँव में रहते हैं, आप गाँव के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो समझते हैं आपसे कि पलायन आखिर क्यों हो रहा है गाँव में, क्यों लोग जो है गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है। तो इस विषय में बात करेंगे आपसे। ठीक है, देखिए धन्यवाद रवि जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि प्रधान जी एक बार हमको कुछ गांव के बारे में, कुछ पलायन के बारे में, कुछ गांव की योजना के बारे में बताइए। तो आप लोगों के पास कमेंट्स आए और आपने दोबारा से मेरे को सम्मान देते हुए फिर मेरे को जो बुलाया है, और आपने जो बहुत ही गंभीर यहाँ पर जो मसला उठाया है वो पलायन के ऊपर उठाया है। तो जो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो पलायन देख रहा हूँ उस विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। अगर आप वैसे पूछिए, आप पलायन में वैसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या इसका रीजन है, आप उसे आपके माइंड में क्या चल रहा है। सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि उत्तराखंड में पलायन आखिर क्यों हो रहा है, इस पर आपके क्या विचार है सर। अच्छा, चलो रवि जी ठीक, अच्छी बात है, आप उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के बारे में अगर पलायन का बताएंगे तो जो हमारा उत्तराखंड बना सन 2000 में बना। जी सर। लगभग यहाँ 27 साल हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड को बनो। लेकिन मेरा भी अनुभव है, मैं अभी वर्तमान में जो मेरी एज है वो 37 है। तो जब उत्तराखंड बना था काफ़ी हर्षोल्लास था गाँव में। हमारे दो मंडल है गाँव, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में बहुत खुशी हुई थी। हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे। लेकिन मैं इसका, अगर आप पलायन के बारे में बात करें तो मैं इसमें मानना चाहूँगा कि तो शुरुआत के 5 सालों को हम हटा देते हैं, 2000 से 2005 तक के साल हटा देते हैं कि उस वक्त क्या था पलायन का, क्या नहीं था। लेकिन इसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, देखिए किसी गांव का अगर या किसी घर का अगर कोई विकास होता है तो उसके मुखिया से होता है। किसका होता है? उससे मुखिया से होता है। तो जैसे कि हमारे जो वर्तमान मुखिया जो है हमारा उत्तराखंड का क्या है, एक सरकार है, शासन है जी सर। और अगर उसमें क्या है कि निरंतरता से कोई भी एक सरकार एक मुश्त काम नहीं कर पाई। होता क्या है कि अगर हम अपने परिवार को बना रहे हैं, अगर उसको सींचने का हम प्रयास कर रहे हैं जी सर, तो होता है क्या है कि हमें अच्छा बुरा और क्या कहते हैं कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस मुखिया को देखना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य ये रहा है कि बहुत एक मुश्त सरकार यहाँ पर नहीं रह पाई। और दूसरा कारण तो अभी वर्तमान में जो भी सरकार चली, जो अभी दूसरी बार आई है, तो हो सकता है इसमें कल कोई सफल हो जाए। लेकिन अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है, गांव वालों तक पहुंच रही है, मैं 2 टूक कहना चाहूंगा कि मैं एक ग्राम प्रधान हूं और मैं गांव में इसका विफलता सरकार बुरा जरूर लगेगा, या जो मेरे लोग सुन रहे होंगे उनको बुरा जरूर लगेगा। हकीकत में बताना चाहूंगा कि पलायन का मेन कारण क्या है। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग कहते हैं, हर जगह पहाड़ों में स्वास्थ्य बदहाली खराब है। शिक्षा के ऊपर सभी लोग कहते हैं शिक्षा वो है करके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज ये जानता हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा तो खैर हो सकता है, लेकिन आजकल क्या है, जो हमारे वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक चीज कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया, उसमें क्या कहते हैं, हम भारतवर्षों को मतलब बहुत जल्द से मतलब एक तरह से विकसित भारत के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि गांव से लेकर शहर तक का हर व्यक्ति अपने आप को फास्ट करना चाह रहा है। वो ये सोचता है कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊं, मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊं। तो इसमें मैं पलायन का मुख्य कारण ये मानता हूँ कि हर किसके दिमाग में एक चीज चलेगी है, मैं किसी व्यक्ति से पीछे न रह जाऊं, किसी परिवार से पीछे न रह जाऊं, ना मेरे परिवार पीछे न रह जाए। तो वो सोचते हैं कि गांव में वो सुविधा नहीं है मेरे पास। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग आधुनिकता की तरफ भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आज के समय को देखते हुए लोग पलायन करना उनकी मजबूरी हो चुका है। और इसमें शासन कोई मैं दोष दूंगा कि ना पलायन रोकने का कोई ज्यादा, हालांकि इसमें 2017 में वो टीम बनाई है, गठन किया है पलायन रोकने के लिए, लेकिन वो गठन भी उतना तक काम नहीं कर रहा है इसमें। तो मेरा कहना वाला आधुनिक भी बना सकते हैं। और कुछ मोटे मोटे जो बिंदु जो मैं ग्राम प्रधान के तौर पर गाँव में कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको नोट करिएगा जरा सा कभी।
होता है क्या है कि हमारे गांव में शिक्षा स्वास्थ्य तो सभी देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कभी सरकार ने एक बहुत बड़ा टॉपिक पर ख्याल नहीं किया, वो क्या है? रोजगार। जी सर। बीच में कोरोना काल आया था 2020-21 में, तो कोरोना काल में काफी लोग घर आए थे। हुआ क्या, आज के समय में मोबाइल का खर्चा है, अपने परिवार का खर्चा है, अपनी पॉकेट मनी हर किसी है। तो बिल्कुल। हुआ क्या है कि वो 1-1.5 साल घर पर रहे, तो प्रॉपर रोजगार नहीं होने के कारण, शिक्षा स्वास्थ्य तो छोड़ो, प्रॉपर रोजगार नहीं होने के कारण तो लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो जिस टाइम पर कोरोना आया था उस टाइम पर जो है रिवर्स फ्लाइंग हो गया था उत्तराखंड में, लोग हाँ। वापस आ गए थे, आ गए थे। लेकिन वही मजबूरी के कारण, रोजगार के कारण उनको वापस जाना पड़ा। तो फिर मैंने आपको कहने का मतलब क्या है, हम हर जगह सुनते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा की वजह से लोग आगे जा रहे हैं, वो तो कारण है ही है, स्वास्थ्य और शिक्षा तो कारण है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रोजगार को प्रमुखता से लूंगा। और दूसरा, मैं एक चीज सरकार को कहना चाहूंगा कि जब हम गाँव में जाते हैं, घर घर जाके हम स्थिति देखते हैं, हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आज बाहर पलायन कर चुका है। तो उसमें अगर मैं गाँव वालों से, अगर जो हमारे पूरे बुढ़े लोग हैं या हमारी पुरानी माताएं जो लोग हैं, मैं उनसे पूछने का प्रयास करता हूँ कारण क्या है। तो हुआ क्या है कि आज से 2000 सन से पहले से आज जो हमारे पूर्वज रहे हैं, तो उनके करीब करीब 3 से 4 बच्चे हर किसी के हैं घर पे। बिल्कुल। 3 से 4 बच्चे हर किसी के हैं, और 3-4 बच्चों में से क्या होगा, कई परिवार तो ऐसे हैं कि एक घर में एक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो रोजगार, और हुआ क्या है कि अपना परिवार को पालना है, समाज में जीना है, पहाड़ों में क्या है, समाज में भी जीना है, परिवार भी पालना है, अपने इष्ट मित्र सभी देखने हैं, और क्या कहते हैं, जितने खर्चे एक बड़े लेवल पर हो रहे हैं उतने ही खर्चे अपने तक भी रखने हैं। तो हुआ क्या, मैं सबसे पहले मानूंगा कि सरकार कोई ऐसा सर्वे करे गाँव में, जी। कोई ऐसा सर्वे करे गाँव में कि देखे कि जब से हमारा भारत आजाद हुआ है 1947 से 2023 तक, कौन से गांव में अभी तक किस परिवार को अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है। तो पहले सर्वे ये करे, उसमें ये देखे कि हर देखो हमारे आर्मी में तो हमारे देखो उत्तराखंड से, गढ़वाल से, कुमाऊं से काफी लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जहां आज तक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ, एक पीढ़ी भी किसने गवर्नमेंट जॉब देखी नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर परिवार में आपको गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आज की तारीख में एक घर में 2 या 3 भाई होंगे ना, अगर एक भाई को भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना, तो क्या हुआ, वो व्यक्ति गांव में तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को आप मानते नहीं मानते बताइए। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर को देखो प्राइवेट का अगर सेक्टर खुला है तो वो प्लेन्स में खुला है। प्लेन्स मतलब हमारे जो पहाड़ों में हम हल्द्वानी, रुद्रपुर, सिद्धार्थगंज, दिल्ली, हल्द्वानी, जयपुर कहते हैं, लेकिन पहाड़ में क्या खुला बताइए? कुछ नहीं बोला सर। कुछ खुला है क्या? कुछ भी नहीं खुला है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार देखिए, इंडस्ट्री थोड़ा हो सकता है पहाड़ में चलाना बहुत टफ है, मानता हूँ, यहाँ की तो किराया भाड़ा ज्यादा लग जाता है, हो सकता है। तो सर एक चीज मेरे को लगता है, मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, मेरे को एक चीज लगता है, अगर सरकार प्रति परिवार उनकी योग्यता के अनुसार एक परिवार के उसके घर में एक को गवर्नमेंट जॉब दे दे। अगर माना गया हमारे यहाँ भारत में, उत्तराखंड में, अब बात उत्तराखंड की कर रहा हूँ, उत्तराखंड में अगर हमारे यहाँ माना अगर 10,000 परिवार कम से कम रहते हैं, और अगर 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, तो क्या हमारा गांव सही रहेगा नहीं रहेगा? पलायन क्या होगा, फिर कम होगा। कुछ को तो वैसे भी जॉब मिल जाएगी, और कुछ लोग अपनी क्वालिटी से जॉब में जाएंगे। लेकिन सर जो कहा जाता है कि उत्तराखंड का जो आधार है वो खेती है, जीवन का आधार जो है, बिल्कुल सही, खेती है, बागवानी है, तो इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए इसमें सरकार ने उसके कदम तो अच्छे उठाए हैं। देखिए सरकार ने सब्सिडी के तौर पे कृषि विभाग को, हमारे एग्रीकल्चर विभाग को, हॉर्टिकल्चर विभाग को जो हम कहते हैं, इसको सब्सिडी पर कई चीजें रखी हुई है, लेकिन क्या है वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मानक पर नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो हमारा उत्तराखंड है, चाहे गढ़वाल मंडल ले लो, चाहे कुमाऊं मंडल ले लो, इसमें गरीब का जो प्रतिशत है बहुत ज्यादा है, और गरीब के पास यहाँ जमीन बहुत कम है। हुआ क्या है, सरकार ने एग्रीकल्चर के रूप में हमारे जो आप खेती बागवानी कह रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्या है सरकार ने कुछ मानक ऐसे बनाए हैं। अगर उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अभी हमारे पहाड़ों में एक सीजन चल रहा है एप्पल मिशन, जी एप्पल मिशन चल रहा है, आप एप्पल लगाइए, तो उसमें अगर आप 1000 पेड़ लगाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा बताते हैं। लेकिन 1000 पेड़ लगाने के लिए उन्होंने कम से कम आपसे 10 नाली जमीन मांगा है। कितना मांगा है? 10 नाली जमीन। अब 10 नाली बताइए पहाड़ में किसके पास जमीन होती? बिल्कुल सर। अब जिसके पास 10 नाली जमीन नहीं होगी तो क्या वो इस योजना में आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। दूसरी योजना है पॉली हाउस की कहते हैं। आप पॉली हाउस में भी आप कम से कम 1 से या 2 नाली जमीन मांगते हैं, और पहाड़ों में कई लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है। जी सर। उनके पास जमीन नहीं है। अगर जमीन 1 नाली है तो या तो उनको उनका अपना घर बना है,
या उसमें उनका अपना गाय भैंसे के लिए गौशाला बना है, या टुकड़ों टुकड़ों में है। ठीक है। और तो तीसरा, अगर चलो किसी के पास 4 से 5 नाली जमीन है भी, 10 नाली जमीन है, तो क्या है कि वो एक चैट के रूप में नहीं है। वो क्या है, कहीं पर वो मेरा हिस्सा है, कहीं पर आपका हिस्सा है, कहीं पर वहां पर हिस्सा है, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो बागवानी में तो मैं कहूँगा उत्तराखंड इसलिए पीछे होते जा रहा है, इसलिए पीछे होते जा रहा है कि क्या कहते हैं, जो सही सिस्टम नहीं बन पाया। अगर सरकार ने अगर सब्सिडी रखी है, अच्छी बात है, तो जिसके पास एक नाली जमीन है जी, वो भी अगर इस क्राइटेरिया में आ सकता था, इस मानक में आ सकता था, तो उसको रोजगार देते। उससे कहते आप भी फॉर्म भरिए कृषि विभाग में। तो इसलिए अब कृषि में हम इसलिए पीछे छूट रहे हैं। तो दूसरा, और आजकल तो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, वो है जानवर। सर जानवर तो सर पहले भी होते होंगे। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा था ना पहले, बहुत समय पहले, अगर आपकी खेती को अगर जानवर नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपके विभाग के पास उतने उपकरण हुआ करते थे। आप उनको मतलब अगर मारते नहीं भी थे तो उनको वहीं से भगाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब आजकल वर्तमान में आप कह सकते हैं एक तरह से, अगर बागवानी अगर छोड़ रहे हैं तो लोग बाग उसके पीछे जो हमारे घर से छोड़े हुए जानवर हैं, प्लस जो हमारे बंदर हैं, हमारे सुअर हैं, इसकी वजह से सरकार ने इसको कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतना तो मैंने देखा है गाँव में, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैंने कहा इतने अच्छे बीज बढ़ रहे हैं, मैंने इस साल बीज बांटा है आप लोगों को, आप लोग खेती कर रहे हैं। करा था हमने जो पहाड़ों में हमारा मडवा होता है, झोरा होता है, वो मैंने बीज दिया था, एग्रीकल्चर विभाग से लेके बीज बांटा था गाँव में। लेकिन क्या हुआ कि रात को सुअर आता है तो पूरा खाली कर देता है। और आज वर्तमान में अगर हम हल्स के माध्यम से गांव में खेती करते हैं तो 1000 रुपया हल वाला एक दिन का पैसा ले रहा है, ठीक है। अगर 10 दिन भी अगर वो हमने 10 खेतों में अगर हल होता है तो 10,000 तो वहीं लग जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि सुअर उसमें नुकसान कर जाता है। सरकार ने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस की सुविधा दे रही है उसमें, लेकिन कई सालों से उसमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं आता है। एक सर इसमें ये भी हो सकता है, अगर हम सब लोग मिलके, जितने गांव वाले हैं, सब लोग मिलके कुछ ना कुछ अपने खेतों में उगाएं, तो सब मिलकर उस चीजों को भगा सकते हैं, बंदरों को भगा सकते हैं मिलकर। हाँ, भगा सकते हैं। अगर सुअर आता तो रात को कोई ना कोई चौकीदारी के लिए आ सकता है, अगर सब लोग मिलके करें तो। देखिए ना, अगर सरकार अगर हम करें तो वो कदम बढ़ाए, वो कदम कैसा हो सकता है, मीन आर्थिक रूप से होगा। देखिए, आप सब्सिडी दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, वो अलग चीज है। वो क्या है, आपने हमसे पहले करने के लिए कहा, फिर हमने किया, फिर जाके आपने कहीं ना कहीं हम सफल हुए तो तब आपने सब्सिडी दिया। अगर बाद में हम सफल नहीं हो पाए किसी कारण, तो आप सब्सिडी तो गाँव वालों को मिलती नहीं है। और सब्सिडी के लिए वो कहाँ अप्लाई करे, किसके पास जाए, उतनी नॉलेज तो उसका है ही नहीं ना। तो इस तरफ तो सरकार की तरफ तो जाता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ 100 में से सिर्फ 10% लोग ये सब्सिडी का बेनिफिट ले पाते होंगे गाँव में। लेकिन सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जो खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, तो और मार्केट में सब्जियां सेल कर रहे हैं। तो ये प्रतिशत के मामले में बहुत कम होगा, देखिएगा। हालांकि उनसे जो है हमको कुछ सीखने की जरूरत है। ये तो हमको क्या, मतलब जो पलायन करके चले गए हैं या वर्तमान में जो रह रहे हैं उनको भी सीखने की जरूरत है। देखिए, एक बंदा अगर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे अब बात आती है जलवायु परिवर्तन की बात आती है, हाँ, कि कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया है, कि जहाँ पर पहले आम हुआ करता था अब वहाँ पर आम उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। क्या मतलब ये है कि अगर हम अपनी खेती में सुधार करें, कि जहाँ पर आम नहीं हो रहा है तो उन पेड़ों को हटा के दूसरे पेड़ लगाएं उसकी जगह पे। जहाँ पर सेब नहीं हो रहा, सेब की जगह पे और पेड़ लगाएं। तो ऐसे करके भी हम अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं। जहाँ पर जो दालें नहीं हो रही है दूसरी दालें उगा के। देखिए, एक चीज आप कह तो ठीक रहे ना, इसका मैं एक चीज बताऊं ना, आखिर में गांव का जो व्यक्ति है उसको अपनी मिट्टी में क्या होगा उसका परीक्षण करने का लैब नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, अगर सरकार यहीं पर अगर लैब की व्यवस्था बना दे जहां पर आलू की होता है, उसको बताए कि आपकी इस खेती में आलू ही हो सकता है, इस खेती में आपकी गोभी हो सकता है। हम तो क्या है, सीधे मडुआ झोरा बो देते हैं या मूली बो देते हैं या नॉर्मल सब्जी बो देते हैं, लेकिन हमको परीक्षण का पता नहीं है। लेकिन सरकार ने परीक्षण का जो व्यवस्था तो बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर गांव के अंदर में ही परीक्षण, गांव के अंदर में ही मंडी। अब उदाहरण के तौर पे अभी वर्तमान में आप देखिएगा, कुछ गांव की महिलाएं सुबह हरी सब्जी लेके आती हैं, लोग घर पे सोए रहते हैं, फिर भी वो आपके घर पहुंच जाती है, मेहनत करती है, और लास्ट में क्या है, फिर सब्जी उनकी नहीं बिक पाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आदमी क्या होता है, डिमोलाइज होता है, पीछे को जाता है कि इतनी मेहनत करी मैंने, लास्ट में मेरे को रेट नहीं मिले। तो चाहता हूँ कि अगर सरकार क्या है, गाँव गाँव में हो सकता है कि आप मंडी ना बना पाए, लेकिन उनके नजदीक में एक ऐसी मंडी जैसी व्यवस्था भी कर दें, जिससे कि उनको सिर्फ वहां पर मंडी पर ले जाने का टेंशन रहे, बाकी ये टेंशन ना रहे कि मेरी सब्जी यहाँ बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर इस तरह की सुविधाएं अगर सरकार गाँव में अगर बनाती है तो मैं मानता हूँ कि पलायन रुकेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तेजी से रुक जाएगा।
इसमें एक सवाल और आता है कि क्या उत्तराखंड के युवाओं के लिए अपनी खेत छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर जो है प्लेन्स में 8-10 हजार की नौकरी करना ही तरक्की हो गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आपने बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठाया है। अगर कोई भी अगर युवा इस वीडियो को देख रहा है जरूर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, आज आधुनिक युग में हर कोई व्यक्ति अपने को पीछे देखना नहीं चाहता। उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है इस तरफ को 8 से 10 हजार की नौकरी की तरफ को भागना। लेकिन कहीं ना कहीं रवि जी, आप इसको मानो या ना मानो, अगर हमारा युवा अगर बाहर को जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति भी बाहर को जा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो हमारे छोटे मोटे गांव में त्योहार हुआ करते थे, आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त की स्थिति में जा रहे हैं। और देखिए अगर यही हाल अगर पलायन रहते रहा तो एक दिन हम हो सकता है कि उत्तराखंड की संस्कृति को भूल जाएं। तो लोग क्या होगा ना, हाँ आज तो हम कह रहे हैं कि लोगों का पलायन हो रहा है, लेकिन कल को क्या होगा, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का भी पलायन हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। संस्कृति का भी पलायन हो जाएगा। और जो हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, अगर सरकार तक ये मेरी बात पहुंच रही है, अगर युवाओं तो मेरी बात पहुंच रही है, तो कृपया इस पर गंभीर रहें। क्योंकि उत्तराखंड के लोग जो अपनी जमीनें बेच रहे हैं, बिल्कुल। वहां पर प्लेन्स के लोग आ रहे हैं, तो प्लेन्स के लोग बस की पूरी कॉलोनियां बसा दी उन्होंने पहाड़ों में, तो हमारी संस्कृति तो ऐसे भी जो है दाव पे लगी हुई है सर। अब यही तो बात है, समझ में नहीं आता है कि अब देखिए ना, कहीं अक्सर आपने कहा ना कि बाहर के लोग हमारे गांव में आ रहे हैं आधुनिक युग के पीछे, भागने के पीछे। देखो उसके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं है, रोजगार का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं करके। तो कई लोगों ने गांव में क्या किया है कि अपनी जमीनें बाहर के लोगों को बेच दी है। और हुआ क्या है, शुरुआत में तो सोचा कि हम यही रोजगार करेंगे, तो मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए वो लोग। तो उन्हें क्या करा, जो बाहर के लोग आए, इतनी तेजी से बाहर के लोग आ रहे हैं, इतनी तेजी से बाहर के लोग आ रहे हैं कि उन्हीं के घरों पे ही वो रोजगार करने पे मजबूर हो रहे हैं। और हो क्या रहा है पता है, एक दिन ऐसा आएगा कि हो, जैसे हमारे लोग पहले से कहते थे ना कि हम बाहर से आए हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हम वहां से आए हैं, तो एक दिन हमारे साथ उत्तराखंड में भी यही स्थिति हो जाएगी कि हम कभी उत्तराखंड में रहा करते थे वाली कहानी स्थिति आ जाएगी। अगर आज की तारीख में हम, आप युवा और हमारे जो बीच में जो हमको आगे ले जा सकती है, हमको मतलब पलायन पर रोक सकती है सरकार, अगर इस पर काम नहीं करेगी ना बहुत तेजी से, और जो मैंने कहा, हो सकता है सरकार को बुरा लग रहा हो, हर घर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं देती है उनकी योग्यता के अनुसार, तो ये दिन देखना पलायन हो जाएगा। अगर हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार जॉब देती है तो पलायन रुकेगा रवि जी। आपने इसमें एक बात बोली कि गवर्नमेंट जो है प्रति व्यक्ति को, प्रति परिवार के व्यक्ति को कि एक गवर्नमेंट जॉब दे, तो सर इतनी जॉबें तो है ही नहीं उत्तराखंड के अंदर, तो इतनी जॉबें कैसे दे सकती है? और इसमें एक सवाल और उठता है कि क्या जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है वो लोग अपना पैसा जो है उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये रवि जी आपकी बात से तो खैर बहुत खतरनाक बात कही है आपने कि अगर गवर्नमेंट जॉब तो पहले है नहीं, आप बता दो। अगर है भी तो क्या गवर्नमेंट लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? बात तो आपने खैर बहुत सही की है, लेकिन मैंने सुझाव के तौर पर रखा है। मैं मानता हूँ चलो 100% जॉब नहीं मिल सकता है, हो सकता है अगर उसमें अगर 50% लोग को भी अगर रोजगार दे देंगे तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत पलायन रुकेगा। प्लस जो लोग आप कह रहे हैं कि इन्वेस्ट यहाँ कर रहे नहीं कर रहे, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, सर आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा सरकार का एक जो है कि महीने में वेतन के माध्यम से अपने कल्चर को भी यहाँ बचा सकते हैं बाहर के, और दूसरा अपने परिवार को भी आप यहाँ दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत हायर एजुकेशन ले रहा हो बाहर, बट उससे आप इतना चीज कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी एजुकेशन लेके अपने गांव की जो संस्कृति है उसके ऊपर भी आप इन्वेस्ट करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके साथ 2-4 व्यक्ति जो आपके गांव के ही हैं। होता क्या है कि मेरे गांव में भी कुछ अच्छे व्यक्ति बाहर हैं, उनके पास इतना अच्छा पैसा होगा कि वो 2-4 लोगों को गांव में जॉब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों की अभी मानसिकता उस टाइप की नहीं बन पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि यार मैं 2 पैसा अच्छा अर्न करता हूँ, तो गांव को, व्यक्ति को ही रोजगार बढ़ाने के लिए, अगर वही लोग जैसे कि हमारे गांव में होम स्टे खोल दे या रिजॉर्ट खोल दे, तो देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। देखो रोजगार होगा ना, होम स्टे में तो रोजगार ही आ रहा है, बिल्कुल, रिजॉर्ट में तो रोजगार ही आ रहा है। तो देखो सरकार, हो सकता है मैं तो प्राइवेट व्यक्ति से कह रहा हूँ कि 2-4 व्यक्ति को दे सकें। अगर जहां तक सरकार की बात आती है, मैं चाहता हूँ सरकार एक ब्लॉक में क्या करते हैं, ब्लॉक बहुत एक ऐसा हम पे एक साधन है, मैं एज ए प्रधान के तौर पर बता रहा हूँ, ब्लॉक ऐसा साधन है कि आपके पास गवर्नमेंट का एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गांव का पूरा डाटा दे सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए, एक बार गांव का एक बार इस तरह से मीटिंग करें कि हर परिवार का आप एक डाटा लीजिए कि उसके परिवार में की स्थिति आज तक क्या रही है, ठीक है। आप देखिए उसमें, और हर व्यक्ति से आप मतलब उसके दिल के अंदर झांक के बात करिए कि आप, अगर हम आपको पलायन रोकने से हम आपको बचाना चाहते हैं, आप हमसे क्या मदद चाहते हैं।
सरकार वो मदद दे उनको। उदाहरण के तौर पर क्या है कि सरकार ने क्या है बीपीएल परिवारों को ब्लॉक के माध्यम से योजनाएं देती, बट क्या बीपीएल परिवार ही पलायन कर रहा है? क्या पलायन तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं सर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मानक ऐसे होने चाहिए कि आपने गांव का पूरा डाटा लिया, आपने उनको जो भी योजना देनी है उनके साथ शर्तें ना रखो बस। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ शर्तें शर्तें ना रखो बस। आप उसको इतनी सरलता ला दीजिए उसमें कि व्यक्ति रुके और उसमें काम करने का प्रयास करिए। दूसरा क्या है, अगर आप वो कृषि के ऊपर भी अगर आप उस व्यक्ति को लेके जाना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐसा बना दीजिए कि वो सिर्फ कृषि उगाए, उसको सिर्फ उगाने का टेंशन रहे, बेचने का टेंशन ना रहे, ताकि उसके बाद उसको लगे कि मैंने तो उगाना है और मेरे पे अपनी मंडी है, या मेरे गांव में एक गाड़ी आती है, मैंने वहां उसको देना है और मेरे को नगद पैसा मिलता है। और उचित रेट फिक्स हो उस चीज का। उचित रेट समय के साथ फिक्स होता रहे, जैसा समय चलता रहे उस हिसाब से उसका उचित रेट फिक्स अगर होगा, और सरकार आपके घर घर आपके द्वार में जाएगी और प्रधानों की हेल्प से या गांव के किसी भी एक्टिव व्यक्ति के हेल्प से हर परिवार का डाटा अगर सरकार के पास जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पलायन रुक जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने 100 व्यक्तियों में से 80 व्यक्ति की मांग को आपने पूरा कर दिया हो। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है ना। अब 100% तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ ना कि आपसे हो जाएगा, लेकिन 100 में से भी आपने 80 कवर करे तो कहीं ना कहीं आपने पलायन रोकने में मदद तो की ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये ब्लॉक हम पे बहुत अच्छा लेवल है, आप ब्लॉक के कुछ ऐसे क्या तो कोई बहुत अच्छी कमेटी बनवा दीजिए हर ब्लॉक के अंदर में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में, कि हर व्यक्ति तक सरकार का नुमाइंदा पहुंच जाए, उनकी योजनाएं पहुंच जाए, ना कि उनको वेबसाइट खोलने की जरूरत पड़े, ना उनको कहीं साइड में जाने की जरूरत पड़े। तो जैसे मैं हूँ, मैं अपने गांव में जो है बागवानी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे को उसके लिए तारवाड़ चाहिए थी। हाँ, तो उसमें क्राइटेरिया सरकार ने रख दिया कि एक परिवार को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है सर। तो मैंने आपसे क्या कहा, सरकार देती है लेकिन मानक बना देती है। क्या बना देती है? मानक बना देती है। अब जो व्यक्ति करना चाह रहा था, देखिए आज आपने कहा मैं व्यक्तिगत तारवाड़ करना चाह रहा था, और तारवाड़ किस पर्पज से करना चाह रहे थे आप? यानी कुछ ना कुछ बागवानी करना चाह रहे थे, और बागवानी करने में क्या होता है, आपके साथ तारवाड़ करने के लिए कुछ लड़कों के मदद लेते, कुछ रोजगार उनको मिलता। जब आपका पूरा प्लॉट बन जाता फिर आप उसमें चाहे किसी महिला को रोजगार देते या किसी व्यक्ति को रोजगार देते, रोजगार तो मिलता ही ना उसमें। बिल्कुल सर। लेकिन सरकार ने सोचा ये पर्टिकुलर ले रहा है, खुद के लिए ले रहा है, तो सरकार ने उसको नहीं दिया। चलो मानता हूँ यार, आप एक एक को आप नहीं दे सकते, मैं मान लेता हूँ आप एक को नहीं दे सकते, लेकिन आप 4 या 5 व्यक्ति को मिला के तो दीजिए ना। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके पेड़ फिक्स कर दीजिए कि 50 पेड़ लगाने ही लगाने हैं आपको, तभी आपको तारवाड़ मिलेगी। हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसा अगर सरकार, ये चीज तो पॉसिबल है ना। देखिए आप मुझे 50 4 व्यक्ति है गाँव में, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो एक का करने का मन है तो वो कैसे कर पाएगा? देखिए सरकार अगर आपको सुविधा सब दे रही है तो आज की तारीख में कौन व्यक्ति नहीं करना चाहेगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को 50 पेड़ दे रहे हो, आप मेरे को तारबाड़ लगा के दे रहे हो, आपका माल कहाँ बिकेगा, खुद आपके घर पर लेने के लिए आ रहे हैं, आपने सिर्फ उसको पैदावार तो करनी है। बिल्कुल। और पैदावार के आपको दाम भी मिल रहे हैं। दाम भी मिल रहे हैं। आपस में मैं आपसे बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, वो आपसे बोल रहा है नहीं बोल रहा, ये मैटर तो आता ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को मानते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार अगर ऐसा करती है तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपका पलायन रुकेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पलायन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं हमको हमारे जो मीन है पलायन के साथ संस्कृति को भी बचाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, और संस्कृति भी बचेगी इसमें। बिल्कुल सर। तो सर हमने बात करी पलायन की, तो अब आता है मेन मुद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर हमारे पास हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो स्वास्थ्य का जो है बुरा हाल है उत्तराखंड के अंदर गाँव गाँव में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो रोजगार तो मैं कह ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य भी की वजह से भी आज के अंदर काफी लोग पलायन कर रहे हैं। मैंने आपको एक बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत में क्या होता है कि हमको गाँव में उतनी सुविधा तो मिलनी चाहिए। आप गाँव गाँव तो रोडें पहुंचा रहे हैं, सड़कें पहुंचा रहे हैं, आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्या उन्हीं रोडों के माध्यम से अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो क्या उसके पास वो सुविधा है? मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपका, जैसे कि मैं तालीखेत ब्लॉक में रहता हूँ, रानीखेत में रहता हूँ। रानीखेत में क्या है कि हमारे पास गढ़वाल मंडल से तक पेशेंट आते हैं। कहाँ पे आते हैं? गढ़वाल मंडल से तक भी पेशेंट आते हैं, बट क्या यहाँ उसका इलाज हो पाता है? अच्छा दूसरी वर्तमान में क्या है कि आपके पास जो हॉस्पिटल के अंदर जो उपकरण रखे गए हैं और जो आज का युवा वर्ग जो पढ़ के आए हैं, क्या उसके लिए वो उपकरण वहाँ है? बिल्कुल।
तो आपने देखो, आप बात तो विकसित भारत की कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, बट क्या है, आप उपकरण लेकर नहीं चल रहे हैं साथ में। तो हो क्या रहा है आज की तारीख में, अगर मुझे रानीखेत में एमआरआई करना पड़ेगा, तो क्या बाहर रानीखेत में एमआरआई है क्या? नहीं है सर। तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? बाहर तो जाना पड़ेगा। हल्द्वानी जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपने कहाँ पे लड़के को इंटर तक पढ़ाई करवाई, चाहे वो सरकार के माध्यम सरकारी स्कूल में करवाई या आपने प्राइवेट स्कूल में करवाई, बट आपको वो चाहते हैं कि इसको अच्छी एजुकेशन ले, उसको डॉक्टरी करानी है, उसको इंजीनियरिंग करवानी है, या आपको उसको एमबीए जैसे जो शब्द होते हैं वो, या सीए कराना है। क्या आपके पास पहाड़ में वो सुविधा है? बिल्कुल नहीं है सर। तो आदमी क्या बाहर को नहीं भागेगा क्या? बताइए। बिल्कुल भागेगा। और दूसरा एक बात बताइए, आपने कहाँ पर प्रयास किया है गांव में? मुझे एक चीज बताइए, आपने कहाँ पर प्रयास किया? आपने 2-4 ही यूनिवर्सिटी जबकि हमने बनाई होंगी, तो गढ़वाल मंडल में या वो ऋषिकेश में एम्स में आप डॉक्टर के लिए करते हैं, या हमारे पास सुशीला तिवारी करके रानी हल्द्वानी में है। उसके बाद हम पे साधन है कहाँ? बिल्कुल सर। कहीं साधन है ही नहीं हम पे। और आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते हो, हर व्यक्ति भी चाहता है कि मैं समय के साथ चलूं। बिल्कुल समय के साथ चलूं, मैं कहीं किसी से पीछे न रह जाऊं। उस चक्कर में उसको पलायन भी करना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है उसको? तो इसलिए आपने पलायन कर रहा है इसको। तो मैं चाहता हूँ सरकार से, अगर आप हॉस्पिटल में आज के युग के डॉक्टर आप ला रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उनको अच्छा उपकरण दीजिए वहां पर को, और उसको रेफरेंस सेंटर में बनाइए। अगर लड़का यहाँ पहाड़ में अगर इंटर कर रहा है, तो उसको कैसे वो अपने बैचलर टाइप की एजुकेशन लेगा, उसको वो एजुकेशन को यहाँ पर को आप प्रोवाइड करवाइए। और फंड की प्रॉब्लम आती है कहते हैं, मुझको तो नहीं लगता कि फंड की कहीं प्रॉब्लम आती होगी, मेरे को तो नहीं लगता है। हो सकता है आप मानते हैं कि चलो फंड का आपके पास नहीं रहता है, कर्जे में सरकारें चल रही होती हैं, होता है, सब चीज होता है, लेकिन अगर मैं देखूं, मैं फंड को बहुत बड़ा महत्व नहीं मानता हूँ। मैं इसमें सिर्फ एक नजरिया मानता हूँ कि आप एक बार आना नहीं चाहते उस लाइन पे, एक बार आप और वैसे भी एक छोटा सा राज्य है। हमने तो ये सोचा था कि सर जब उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा तो इसमें एक विकास की नई दिशा होगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक जो हमारे पहाड़ों में एक इंस्टीट्यूट चलते हैं, क्या चलते हैं? इंस्टीट्यूट चलते हैं, जिसमें क्या आदमी का पर्सनली डेवलपमेंट होता है, उसका एटीट्यूड सही करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के विद्यालयों में खोल दीजिए, या इंटर के बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोल दीजिए जिसमें बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट इस ऐसी चीजें सीख जाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी कर सकता है, अपना पर्सनली डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ प्राइवेट व्यक्ति ने खोला है, उस पर फीस इतनी है कि एक गरीब व्यक्ति उसको चार्ज ही नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया, अब मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी दुनिया बताती है स्वास्थ्य में। मेरे मुझे सुन के क्या करेंगे? स्वास्थ्य में जो हाल सब जगहों का है, गढ़वाल मंडल में भी होता है, कुमाऊं मंडल में भी हो सकता है। तो आपने स्वास्थ्य, आप हॉस्पिटल इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करके बना दे रहे हैं, 5 से 6 फ्लोर का बना दे रहे हैं पहाड़ों में हॉस्पिटल, उसके अंदर बेड भी लगवा दे रहे हैं, सब चीज कर दे रहे हैं, पर डॉक्टर नहीं दे रहे। तो सरकार जो है योजना तो बना रही है, हाँ। लेकिन ये योजना जो है गांव गांव तक जहाँ तक पहुंचना है, लास्ट कोने तक वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तभी तो गांव के लोग जो है पलायन पे मजबूर है पलायन करने के लिए। तो फिर मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक एक चीज क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति गांव का मतलब कि हम गांव में रहते हैं, और गांव में ही उत्तराखंड में शहर भी होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने को पीछे नहीं देखना चाहता है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। आज का क्या है, आपके पास मोबाइल एक ऐसा ऐप आ गया है, इसमें आप चाहते कि मैं किसी से पीछे ना हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि हर परिवार कहाँ पहुंच रहा है, और हमारा भारत कहाँ पहुंच रहा है, उत्तराखंड कहाँ पहुंच रहा है। उसमें जो आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो सोच रहे हैं कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए वो अपने माँ बाप से कह के अपनी जो घर की जो जमीनें हैं उसको बेच के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है। सर अगर आप ये मानते हैं कि अगर जो सरकार है वो विकास जो है गांव से शुरू करे शहर की तरफ, इसके बारे में देखिए ना, क्योंकि शहर में तो काफी विकास हो चुका है, काफी डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन गांव अभी तो छूटे पड़े हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ ना, देखिए आप कह रहे होंगे कि प्रधान जी हर समस्या का हल आप हो, हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे होंगे कहेंगे प्रधान जी तो हर समस्या का हल बता दे रहे हैं। नहीं, मेरे वक्त नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकार को जैसा उचित कदम लगे, वो कदम एक बार जरूर उठाए। मैं कह रहा हूँ आपने 2017 में एक कमेटी की थी, उसके पीछे आपने वर्क ज्यादा नहीं किया। जी जी। आप ये देखिए ना, तो आपने गठन तो किया, आपने क्या गांव लेवल पर कोई कमेटी बनाने का प्रयास किया? नहीं। आप एनजीओ चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचा रहे हो, लेकिन क्या हर व्यक्ति को, गांव के उस व्यक्ति को योजना के बारे में पता है? नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ योजनाएं जो ला रही है, सच में अगर चाहते हैं कि वो हर परिवार तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सरलता लानी पड़ेगी, और उसका आप देखिए, उसका एक हो सकता है समिति के द्वारा आप उसको तैयार करिए, या आप अपने सरकारी विभाग के माध्यम से उसको तैयार करिए। अगर लोगों को जानकारियां होंगी और उनका करियर उनको पहाड़ में अच्छा दिखेगा तो पलायन रुकेगा।
बिल्कुल। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रुकेगा, लेकिन रुकेगा पलायन। तो सर पहाड़ों में बहुत सारे गांव हमारे खाली हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करूं टिहरी की, तो टिहरी में 9 गांव जो है खाली हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं 9 गांव में कितनी जनसंख्या हो सकती थी। और चंपावत में 5 गांव खाली हो चुके हैं। अच्छा। पिथौरागढ़ में 3 गांव खाली हो चुके हैं। पौड़ी में भी 3 गांव खाली हो चुके हैं। और अल्मोड़ा और चमोली में 2-2 गांव जो है जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। इनमें एक भी लोग नहीं रहते गाँव के अंदर। फिर आप तो ये दशा होगी हमारे गाँव की आज। ये तो आपके पास अभी कुछ पुराना रिकॉर्ड होगा। ये अभी का है, लेकिन ये कम आंकड़े हैं। ये तो आप तो कागजों को आपको दिखाया जा रहा है इतने कलर होंगे, अगर आप एक्चुअल दिखाएंगे आने वाले, मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत देखिए, ये 5 साल का समय और देख लीजिए आप, यही अगर हाल रहा तो इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। सर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है उसमें भी, तो मैंने कुछ ही आंकड़े बता रहा हूँ आपको थोड़ी बहुत। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने तो खाली सुझाव दिया है, मैं कोई ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप सब सफल हो जाएंगे। मैं तो एक सिर्फ ग्राउंड लेवल पर गाँव में जाता हूँ, लोगों का दुख दर्द देखता हूँ, तो लोगों के पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल सर, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मोबाइल में पैसा रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से जो लोग फोन करते हैं, अभी रात रात कहीं हमारे पहाड़ों को इधर उधर जाना होता है, एक दूसरे को फोन करते हैं। और देखिए जब रोजगार होता है, आटा इतनी आज की तारीख में तो महंगाई है कितनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ मजदूर तक ही सीमित रह गया तो वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है, सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, मतलब एक तरह को अपने परिवार को पाल सकता है। लेकिन आधुनिक युग में जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कह रहे हैं कि इसको हम विकसित करेंगे, बहुत डेवलप करेंगे, उस तरह हमारा मतलब उत्तराखंड तो खैर नहीं पहुंच पाएगा इस माध्यम में। सर जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन सी स्कीम आ रही गाँव के लिए? इसमें आप देखिए ना, मुख्यमंत्री रोजगार स्वतः हमारे वहाँ गाँव में हालांकि होम स्टे के माध्यम से वो दे रहे हैं, पशुपालन के माध्यम से वो दे रहे हैं, मत्स्य पालन के माध्यम से वो देने का प्रयास कर रहे हैं, बागवानी के रूप में वो देने का प्रयास कर रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं। मैंने आपको कई सब कुक्कड़ योजना दे रहे हैं होती है, और गाय भैंस की योजनाएं दे रहे हैं, और मधु पालन के बारे में दे रहे हैं, मतलब काफी चीज के बारे में योजनाएं दे रहे हैं। बट एक बात बताइए, मैंने आपको कहा ना, आप एक बार विभाग में जाइए, इन योजना के बारे में आप जानकारी लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो रास्ते में कोई जो रुकावट बनेगा वो मानक बन जाएगा। अब आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र है, या आपने 12th पास किया है, या अगर आप हमको रिटर्न करेंगे तो कितने साल में रिटर्न करेंगे, और या आपकी वो जो खेती है वो ऊंचाई में है या वो नीचे समतल में है। कई सारे क्वेश्चन आपको हर विभाग से मिलेंगे, और लास्ट में आप क्या करते हो बताएं, उन्होंने कहा 0 और नहीं, मेरे पापा मेरे को इंटर करना है, फिर मेरे को बाहर जाना है, और हो सके तो मैं आपको भी बाहर ले जाऊंगा। तो इस तरह से गांव में पलायन हो रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमसे बहुत सारी बातें की आपने, बहुत सारे पलायन के मुद्दों के बारे में चर्चा की हमने मिलकर। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये सही बात है हमने रवि जी, देखिए रवि जी बात तो मैं खैर आपसे जोड़ कर रहा हूँ, मेरे व्यूअर्स भी इसको देख रहे होंगे हमारे। मगर अगर आप लोगों को लगता है ये जो अभी प्रधान जी इस तरह से बोल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मेरी एक बात तो सच्चाई लगती है, तो आप देखिए आज हमारे उत्तराखंड का पलायन हो रहा है, हमारे पहाड़ों का पलायन हो रहा है। आज तो पलायन हो रहा है, कल को हो सकता है कि हमारा उत्तराखंड का संस्कृति का भी पलायन हो जाएगा, और एक समय में ऐसी स्थिति ना आए कि लोग सिर्फ उत्तराखंड को बाहर के व्यक्तियों से जाने, यहाँ ना कि यहाँ के व्यक्तियों से जाने। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा आज के युवा वर्ग है, जो हमारे अभी उनसे जो पूर्वज है हमारे, और जो हमसे काफी मतलब समाज में एक्टिव रहते हैं, मैं उन लोगों से चाहूंगा कृपया आप अपने स्तर से पलायन को रोकने का प्रयास करिए। मैं जरूर सरकार को इसमें दोष दे रहा हूँ, मैं अपने को भी दोष देता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा मेरे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने स्तर से, और खासकर जो हमारे उत्तराखंड में जो सक्षम व्यक्ति हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हो सकता है वो हमारे देश विदेश में कहीं बाहर भी रह रहे हो, और इंडिया में कहीं भी रह रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप अपने गांव को ले लीजिए। बस आप ये मत सोचिए कि मैंने उत्तराखंड देखना है। सब लोग, हर कोई सक्षम व्यक्ति अपने गांव को डेवलप करने का प्रयास करेगा, अपने गांव के ही लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा, तो मैं मानता हूं कि एक दिन आप बाहर भी रहेंगे और उत्तराखंड में भी रहेंगे, दोनों का सामान्य बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। धन्यवाद रवि जी, आपने हमको फिर से दोबारा अपने पहाड़ी टॉक चैनल पर बनाया, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आपको मैं बार बार बेस्ट विषय इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि आप पहाड़ की गंभीर समस्या को बार बार उठा रहे हैं। हालांकि आपने मुझे दूसरी बार बुला लिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप अगर इस तरह से प्रयास करते रहेंगे, लोगों की और भी समस्याएं हैं जो कुछ ब्लॉक स्तर की होंगी, कि कुछ लोग योजनाएं नहीं जान पाते हैं, कुछ लोग के कागज कहाँ से बनने होते हैं, आज वर्तमान में क्या हो गया, तो इसके लिए आप मुझे कभी भविष्य में अगर बुलाना चाहेंगे तो मैं हमेशा आपका साथ देना चाहूंगा। क्यों?
क्योंकि आप बहुत ही गंभीर मुद्दों पर सवाल करते हैं। बिल्कुल सर। और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में फिर से आपकी और आपके पहाड़ी टॉक चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रधान जी हमारे साथ बहुत सारी वीडियोज में बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रधान जी हमारे साथ बहुत सारी वीडियो बने रहे, आपके कोई मुद्दे हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे, तो आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपके मुद्दे जो है प्रधान जी के साथ जरूर शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आखिर आपके ब्लॉक के काम अटक रहे हैं, कहीं के भी काम अटक रहे हो, जो भी आपकी समस्याएं होंगी हम प्रधान जी के माध्यम से उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रधान जी से सवाल करेंगे, आपके जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट होंगे तो कमेंट, अगर आप अपना कोई मुद्दा या हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं अपनी बात रखने के लिए तो आप आ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और आपकी बात रखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी टॉक चैनल है ये आप लोग का चैनल है, आपकी इसमें अपनी बातें होंगी तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।